नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी यूपी में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, मोहन भागवत के निशाने पर आए पीएम मोदी की, देखेंगे महाराष्ट्र में अजित पवार गुट को मिले जोरदार झटके को, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जानेंगे हरियाणा सरकार की बढ़ती मुश्किलों को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वाल्मीकि घोटाले के आरोपों पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। ईडी सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। चुनाव आयोग का ऐलान, शिवसेना यूबीटी को मिली राजनीतिक चंदा लेने की अनुमति। आयोग ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। जमीन विवाद मामले में पुलिस ने किया था मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार। शेयर बाजार में तेजी, 626 अंकों की तेजी के साथ 81,343 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 187 अंकों की तेजी के साथ 24,800 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब आगे बढ़ने से पहले बात यूपी में हुए रेल हादसे की करते हैं। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हो गई। ट्रेन के लगभग 15 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि 3 डिब्बे पलट गए। यह हादसा गोंडा से 20 किलोमीटर आगे गोसाई डेहवा में हुआ है। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक 2 लोगों के जान जाने की खबर है, तो 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। एसडीआरएफ टीम मौके पर है। ट्रेन के अंदर फंसे लोगों को बोगियां काटकर निकाला जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट के पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हादसा कैसे हुआ, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। यूपी में रेल हादसे के अलावा आज दिन भर प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी मची रही। सवाल उठते रहे कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इसी बात की चर्चा चलती रही। इस बीच अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने इस हलचल को और तेज कर दिया। तो कैसे यूपी में बीजेपी दिखाई दे रही है संकट में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। लगातार लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी में मची फूट को लेकर चुटकी लेते हुए बड़ा ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश ने ट्वीट में किसी भी नेता का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। इस ट्वीट ने बीजेपी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। बताते चले कि हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद से बीजेपी के नेताओं की कलह खुलकर सामने आई थी। और अब बीजेपी के आपसी खटपट को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑफर देकर हवा देने का काम किया है। यूपी बीजेपी बड़े संकट में दिखाई दे रही है, तो उसकी परेशानी को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और बढ़ा दिया है। भागवत ने बिना नाम लिए सीधे पीएम मोदी को ही अपने निशाने पर ले लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद भागवत का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि सब कुछ मैंने किया, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। और अब उनका एक और बयान पीएम मोदी की परेशानी बढ़ा सकता है। तो क्या कहा भागवत ने ऐसा, देखिए ये रिपोर्ट। तो मनुष्य है, लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं,
अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। भागवत ने भले ही नाम नहीं लिया हो, लेकिन इसे पीएम मोदी पर ही तंज माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के दिए बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूं। उनके जाने के बाद अपने सभी अनुभवों पर विचार करने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि भगवान ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा मेरे जैविक शरीर से नहीं हो सकती, बल्कि भगवान ने मुझे प्रदान की है। विपक्ष ने पीएम के इसी बयान को लेकर कहा था कि पीएम खुद को सुपरमैन मान रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि भागवत ने भी पीएम के इसी बयान पर उन्हें घेर लिया है। भागवत के बयान से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल भी इस समय मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी अजित गुट में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। नेता शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। एक दिन पहले कई दिग्गजों ने अजित का साथ छोड़ा था और बुधवार को एक साथ 25 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर सामने आया है। अजित पवार गुट के लगभग 2 दर्जन नेताओं ने शरद पवार गुट का दामन थाम लिया है। पाला बदलने वाले प्रमुख लोगों में एनसीपी के पूर्व शहर अध्यक्ष अजित गवाहाड़े, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले, छात्र शाखा के प्रमुख यश साने, भोसारी विधानसभा सीट प्रमुख पंकज भालेकर सहित लगभग 20 पूर्व नगर निगम पार्षद और अन्य इकाई प्रमुख शामिल हैं। ये सभी नेता पिंपरी चिंचवाड़ के हैं और ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 2 दिन बाद यानी 20 जुलाई को शरद पवार इस क्षेत्र में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच आरएसएस की पत्रिका का हवाला देते हुए शरद पवार का बयान भी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भाजपा अजित पवार गुट को महायुति गठबंधन छोड़ने का संदेश दे रही है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या एनसीपी एसपी में अजित पवार के लिए जगह है, इस पर अपना रुख साफ न करते हुए पवार ने कहा कि ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि हाल ही में अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता व राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की थी। उसके बाद सुनेत्रा पवार ने भी खुद जाकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अजित पवार शरद पवार के पास वापसी कर सकते हैं। और अगर एनसीपी एकजुट हो गई तो ये बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नेताओं के इस दल बदल को अजित पवार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, तो झटका एनटीए को भी लगा है। गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई कल कराने का अनुरोध किया, लेकिन सीजेआई ने ये कहते हुए सुनवाई जारी रखी कि लाखों युवा छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एनटीए को अहम निर्देश दिए हैं। गुरुवार को नीट मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान री एग्जाम की याचिका पर बेंच ने कहा कि दोबारा परीक्षा तभी आयोजित करवाई जा सकती है जब साबित हो कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र हुड्डा ने जिरह की। हुड्डा ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 56,000 सीटें हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 52,000, यानी कुल सीटें 1,08,000 हैं। अगर नीट री एग्जाम होता है तो 23 लाख के लिए नहीं बल्कि 1,08,000 सीट के लिए होगा। इस पर बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि 23 लाख उम्मीदवारों में से केवल 1 लाख को प्रवेश मिलेगा, इस बुनियाद पर हम री एग्जाम का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि री एग्जाम केवल ठोस आधार पर होना चाहिए। इस पर हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बेदाग और दागियों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। ये जिरह काफी लंबी चली और फिर शाम को सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाला जाए, इसमें परीक्षा केंद्र की भी जानकारी दी जाए। इतना ही नहीं, छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने शनिवार 12 बजे तक ये सारी जानकारियां ऑनलाइन सार्वजनिक करने को कहा है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने एनटीए को एक तरह से रिजल्ट्स में पारदर्शिता लाने का फरमान सुनाया है। इसके बाद अब नीट रिजल्ट में बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं इस चिंता को इंडिया गठबंधन ने और बढ़ा दिया है। खबर है कि अब सपा और कांग्रेस ने उपचुनाव भी साथ लड़ने का फैसला कर लिया है।
लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर यूपी में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर खबर ये सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव की ही तरह अब उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एक और यूपी बीजेपी में अलग ही खींचतान मची हुई है, वहीं अब सपा कांग्रेस के उपचुनाव साथ लड़ने वाली खबर ने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। बता दें कि सपा और कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ने का उन्होंने फैसला किया है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा और कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, और इसीलिए यूपी उपचुनाव के साथ झारखंड और महाराष्ट्र के लिए दो लड़कों की जोड़ी कमर कसकर तैयार है। मुमकिन है कि मानसून सत्र के दौरान दोनों ही दल इस फैसले पर आधिकारिक मुहर भी लगा देंगे। कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सपा के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, जिसमें एनडीए को सिर्फ 36 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 80 में से 43 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में अगर यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा साथ लड़ती है तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस सपा की रणनीति ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार की घोषणा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में नई योजना लागू की है। तो क्या है ये योजना और इससे किसान को कैसे होगा फायदा, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा उठाया था। अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी देने का वादा किया था। कांग्रेस की केंद्र में सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां किसानों से किए वादों को पूरा किया जा रहा है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया और ये योजना लागू भी हो गई है। 18 जुलाई से किसानों के खाते में कर्ज माफी के पैसे आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए कृषि कर्ज को माफ किया जाएगा। कर्ज माफी के नियमों की बात करें तो एक किसान का 2 लाख रुपए तक का ही लोन माफ होगा। एक परिवार से एक सदस्य का ही कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार कर्ज माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए पोर्टल भी बनाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि 6.36 लाख किसान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्होंने कृषि ऋण लिया है, वे भी कर्ज माफी का लाभ लेने के पात्र हैं। साथ ही अगस्त में ऋण माफी की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कांग्रेस सरकार के इस ऐलान से जहां किसानों में खुशी की लहर नजर आ रही है, तो वहीं विरोधी दलों के लिए इसे जोरदार झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना सरकार की इस योजना के तहत राज्य के 70 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। वैसे कर्ज माफी की मांग तो पूरे देश के किसान कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच भी किया था, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए थे, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी हरियाणा सरकार ने कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते कई महीनों से शंभू बॉर्डर बंद है। मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार को 1 हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। 10 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया था और बुधवार को ये डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। शंभू बॉर्डर अब तक बंद है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था, लेकिन न बॉर्डर खुला न किसान दिल्ली कूच कर सके। ऐसे में चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि किसानों के डर से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, तो वहीं किसान भी हार नहीं मानने वाले। किसानों ने भी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही। हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर याचिका लगाने वाले वकील उदय प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा है। वकील उदय प्रताप ने नोटिस में पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स तय समय पर क्यों नहीं हटाए गए। नोटिस में हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का आदेश मानने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर 15 दिन में शंभू बॉर्डर नहीं खोला गया तो कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। 22 जुलाई को ही संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और किसानों ने इसके लिए भी अपनी तैयारियां मजबूत कर ली है। किसानों ने मोदी सरकार पर दबाव बनाते हुए विपक्षी सांसदों को चिट्ठी लिखकर उनके समर्थन की मांग की है।
वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को संसद में उनकी आवाज बनने का भी अनुरोध किया है। ऐसे में अब किसान आंदोलन क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कुर्सी के लिए सब कुछ करने वाली पार्टी अब वही हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला अपना रही है, नए नए जुमलों के साथ। उनके बंगाली नेता शुभेंदु ने कल सबका साथ सबका विकास नारे की जगह जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे कहा, मगर साथ देने वाले तो लोग अब कम ही होते जा रहे हैं। वो लोग ओखला और जामा मस्जिद में ही नहीं, अयोध्या और बद्रीनाथ में भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।